जादू सुलझाएंगे हम। हर अनकहे तथ्य आप तक पहुंचाएंगे हम। देश दुनिया की हर छोटे बड़े जुर्म की खबर हम आपको दिखाएंगे। न्यूज आउटलुक की खास पेशकश क्राइम आउटलुक में हर मंगलवार रात 8 बजे समिष्ठा सिंह के साथ। नमस्कार, समिष्ठा सिंह के साथ आप देख रहे हैं न्यूज आउटलुक की खास पेशकश क्राइम आउटलुक। क्राइम आउटलुक में एक बार फिर मैं आप सबके सामने हूँ जुर्म की दुनिया की एक नई कहानी लेकर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसने पूरे शहर में इस समय, या यूं कहूँ कि पूरे एशिया में इस समय हलचल मचा रखी है। जी हाँ, 21 दिसंबर 2022 को एशिया के सबसे कुख्यात सीरियल किलर की रिहाई हुई। एक ऐसा सीरियल किलर जिसे क्राइम की दुनिया का प्रोफेसर भी कहा जाता है, इसे बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता है। इसका असली नाम चार्ल्स गुरमुख शोभराज है। जी हाँ, ये अपने जमाने में जुर्म की दुनिया का बादशाह माना जाता था। कहा जाता है नटवरलाल के बाद ये सबसे बड़ा कुख्यात हत्यारा था। तो चलिए अब जानते हैं चार्ल्स शोभराज के जीवन के बारे में थोड़ा विस्तार से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्ल्स एक फ्रांसीसी नागरिक था। उसकी माँ एक वियतनाम की महिला थी और उसके पिता भारतीय थे। जब उसके पिता वियतनाम घूमने गए थे तब उन दोनों में संबंध हुए और शोभराज पैदा हुआ। हालांकि कुछ समय बाद उसके पिता शोभराज को छोड़कर, यानी उसकी माँ को छोड़कर चले गए। उसके बाद से शोभराज अकेला हो गया। हालांकि शोभराज की माँ ने दूसरी शादी कर ली, पर शोभराज अपने दूसरे पिता के उतने करीब नहीं था और उसने जुर्म की दुनिया का हाथ थामना शुरू कर दिया। शोभराज फ्रांस में ही छोटी मोटी चोरियां करने लगा और ये छोटी मोटी चोरियां करते करते कब वो एक ड्रग पेडलर बन गया उसे खुद पता नहीं चला। इस बीच उसने पेरिस की एक महिला से शादी की। इस दौरान वो ड्रग पेडलिंग भी करता था और लोगों के पासपोर्ट्स भी चुराया करता था। उसने एक फेक पासपोर्ट बनाया और 1970 के दशक में पहली बार चार्ल्स शोभराज मुंबई आया। जी हाँ, यानी कि 1970 में चार्ल्स पहली बार भारत आया था। यहाँ आने के बाद चार्ल्स ने वही तरीके अपनाए, वही जुर्म किए, यानी कि वो ड्रग पेडलिंग करने लगा। इस दौरान कुछ बार पुलिस ने उसे पकड़ा भी, पर क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें चार्ल्स को छोड़ना पड़ा और चार्ल्स वापस चला गया। इसके बाद दिल्ली के अशोका होटल में पहली बार चार्ल्स को पकड़ा गया। दरअसल चार्ल्स दिल्ली के अशोका होटल में रहता था, पैसों की जरूरत थी और उस दौरान उसने वहीं के एक ज्वेलरी शॉप में बहुत बड़ी चोरी की। वो दिल्ली छोड़ के भाग ही रहा था कि एयरपोर्ट पर उसे सिक्योरिटी चेक में पकड़ लिया गया, जहां से पुलिस ने उसकी छानबीन की और उन्हें बहुत सारे जेवरात मिले और पहली बार चार्ल्स शोभराज को जेल में रखा गया। ये घटना 1973 की है, जब पहली बार भारत में चार्ल्स शोभराज को जेल में रखा गया था ज्वेलरी चोरी करने के इल्जाम में। पर उस दौरान उसने बहाना बनाया कि उसकी तबीयत सही नहीं है। उसे तिहाड़ जेल से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां सबको चकमा देकर चार्ल्स भाग निकला। जिसके बाद वो वहां से काबुल गया। काबुल में भी उसने यही काम किया, ड्रग पेडलिंग की, फेक पासपोर्ट्स बनाए, दूसरे देशों में गया। फिर वो बैंकॉक गया। 1974 में चार्ल्स बैंकॉक पहुंचा। 1974 से लेकर 75 तक वो बैंकॉक में ही था। इस दौरान उसने ड्रग पेडलिंग की। अब चार्ल्स को एक नया काम मिला था, वो वहां जाने वाले हर टूरिस्ट को ड्रग देता और उन्हें मार देता। जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद पहली बार चार्ल्स ने पेरिस में एक गाड़ी की चोरी की, जिसके लिए उसे 8 महीने की सजा भी हुई थी। इस सजा के बाद चार्ल्स डर गया, पर रुका नहीं। चार्ल्स ने ये बात खुद कबूली है कि जब वो पहली बार जेल गया था तो वो काफी डर गया था, पर उसने जुर्म का हाथ नहीं छोड़ा। इसके बाद चार्ल्स ने पेरिस की एक महिला से शादी कर ली और वहां से 1970 में पहली बार वो मुंबई आया, क्योंकि उस दौरान चार्ल्स ड्रग पेडलिंग करता था और उसका जो सबसे मेन पेशा था वो था लोगों के पासपोर्ट चुराकर उन्हें जाली रूप से इस्तेमाल करना। इसी का फायदा उठाकर चार्ल्स पहली बार 1970 में भारत आया। मुंबई आकर वो वहां रुका और उसने अपना जुर्म जारी रखा। 1973 में पहली बार चार्ल्स जेल गया। जेल इसलिए क्योंकि दिल्ली के अशोका होटल के सामने एक ज्वेलरी शॉप में उसने चोरी की। वो दिल्ली छोड़कर भाग ही रहा था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक पर उसे पकड़ लिया गया। वहां पर जब चेकिंग हुई तो चार्ल्स के पास से बहुत सारे ज्वेलरी निकली, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। भारत में पहली बार चार्ल्स 1973 में तिहाड़ जेल गया, लेकिन इस दौरान उसने बहाना बनाया कि उसकी तबीयत सही नहीं है।
तिहाड़ जेल से उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां से वो पुलिस वालों को चकमा देकर भाग गया, जिसके बाद वो काबुल गया और काबुल में भी उसने ये सिलसिला जारी रखा। उसके काम करने का क्रम ये था कि वो बाहर आने जाने वाले पर्यटकों से बात करता, उन्हें ड्रग्स देता, उन्हें मार देता और उनके पासपोर्ट चुरा कर उस पर अपनी फ़ोटो लगाकर, क्योंकि उस ज़माने में ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं था, आसान था लोगों के लिए फर्जी काम करना, तो वो अपनी फ़ोटो लगाकर जगह जगह जाता और देश विदेश घूमता और वहाँ जाकर जुर्म को अंजाम देता। उसने ये सिलसिला जारी रखा। वो काबुल गया और उसके बाद 1974 में चार्ल्स बैंकॉक गया और यहाँ से शुरू हुई बिकनी किलर की कहानी। मतलब यहाँ से चार्ल्स को बिकनी किलर का खिताब मिला। 1974 में चार्ल्स बैंकॉक पहुंचा और वहां पर उसने कुछ महिलाओं को अपना शिकार बनाया। उसने उन्हें ड्रग्स दिया और गला घोंटकर उन्हें मार दिया। थाईलैंड के बीच पर एक महिला की लाश मिली। उसी बीच जब पुलिस को ये लाश मिली तो पहले पुलिस को लगा कि ये मौत डूबने की वजह से हुई है, पर जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि महिला की हत्या की गई है, गला घोंटकर उसको मारा गया है। हालांकि उस दौरान पुलिस को नहीं पता था कि ये काम चार्ल्स का है। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद एक और ऐसी ही लाश मिली और तब चार्ल्स बना बिकनी किलर। वहां से, क्योंकि अभी तक नहीं पता था कि ये हत्या किसने की है, ना ही चार्ल्स का कोई नाम जानता था, इसलिए उसको एक नाम दिया गया। इसके बाद चार्ल्स वहां से भागकर भारत आया। 1976 में जब चार्ल्स वापस आया तो उसने गोवा में कुछ 3 फ्रांस के पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। उसने वैसे ही उन्हें भी ड्रग्स दी। कहा जाता है कि चार्ल्स जुर्म की दुनिया का बहुत बड़ा प्रोफेसर था, पर उसे ड्रग्स की समझ बिल्कुल भी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि ड्रग्स की कितनी मात्रा एक व्यक्ति को बेहोश करने के लिए उचित होती है और इसी वजह से कई बार ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से कई लोग मर भी जाते थे। अब क्योंकि चार्ल्स ने इन तीनों लोगों को ड्रग्स दी और उनसे लूटपाट की, पर चार्ल्स की बदकिस्मती थी कि ये 3 पर्यटक मरे नहीं, उनमें से एक बच गया और उसने जाकर पुलिस में उसकी कंप्लेन की। अब पुलिस के पास चार्ल्स की कंप्लेन थी, चार्ल्स की शक्ल थी। पुलिस ने पूछताछ शुरू की, पुलिस ने छानबीन शुरू की और 1976 में आखिरकार चार्ल्स पुलिस के हाथ लग गया। 1976 में जब चार्ल्स पकड़ा गया तो पुलिस ने उसे तिहाड़ भेज दिया, क्योंकि अदालत में अब उसके खिलाफ सारे सबूत दिए जा चुके थे और चार्ल्स का गुनाह सबके सामने आ चुका था। अदालत से उसे 1976 से लेकर 1986 तक की, यानी कि 10 साल की सजा दी गई। अब चार्ल्स भारत की तिहाड़ जेल में था, लेकिन इसी दौरान बैंकॉक में जो गुनाह करके वो भागा था, जिसकी कहानी मैंने अभी आपको बताई, वो भी साबित हो चुकी थी। अब बैंकॉक गवर्नमेंट को पता था कि जो खून वहां हो रहे थे वो चार्ल्स ने किए थे। अब बैंकॉक गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से संपर्क किया। अब चूंकि चार्ल्स ने यहाँ की धरती पर भी गुनाह किया था, तो भारत सरकार ने कहा कि एक बार जो गुनाह उसने भारत में किया है उसकी सज़ा हम उसे दे दें, उसके बाद हम उसे बैंकॉक भेज देंगे। यानी कि 10 साल की सज़ा पूरी होने के बाद वो उसे वापस बैंकॉक भेज देते। चार्ल्स इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि बैंकॉक अगर वो जाता है तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। इस बात से डरा सहमा चार्ल्स अब एक नई साजिश बनाने लगा, क्योंकि उसे मरना नहीं था। वो जानता था कि बैंकॉक जाते ही उसे मार दिया जाएगा, तो उसने एक नई कहानी रची। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं कि चार्ल्स ने ये जो बैंकॉक वाली वारदात हुई थी ये 1972 में हुई थी। और थाईलैंड, इनफैक्ट कई ऐसे देश हैं जहाँ का ये रूल है कि जिस साल गुनाह हुआ है उसके बाद से सिर्फ 20 साल तक यदि सरकार मुजरिम को पकड़ लेती है तो ही उसे उसके गुनाह की सज़ा दी जा सकती है, वरना 20 साल बाद वो व्यक्ति आज़ाद है, मतलब वो बिल्कुल खुला है। अब 1972 से लेकर 20 साल की सज़ा हुई 1992 तक। चूंकि शोभराज को यहाँ पर 1986 तक की सज़ा ऑलरेडी मिली हुई थी। चूंकि शोभराज को यहाँ पर 1982 तक की सज़ा ऑलरेडी मिली हुई थी, यानी उसके पास 4 साल थे। अगर इन 4 साल के बीच में शोभराज बैंकॉक पहुँच जाता तो वो मार दिया जाता। इस बात से घबराया शोभराज अब एक नई तरकीब बनाने लगा। 10 साल, कुछ साल उसने पहले तिहाड़ जेल में बिता लिए थे, क्योंकि वो तिहाड़ जेल में था, वहाँ के लोगों से काफ़ी घुल मिल गया था। और ये खुद शोभराज कहता है कि अगर मुझे किसी से कुछ मिनट बात करने को दे दिया जाए तो मैं उसे अपनी जाल में बड़ी ही आसानी से फंसा लूँगा। यही काम था शोभराज का और ऐसे ही वो सारे जुर्म करता था और अपनी इसी ही कला से
उसने तिहाड़ जेल में सभी को अपना मुरीद बना रखा था। तिहाड़ जेल में हर कोई जानता था शोभराज को। अब शोभराज का जन्मदिन आया। शोभराज ने जो तरकीब बनाई थी वो कुछ यूं थी कि अपने जन्मदिन के दिन उसने पूरे तिहाड़ जेल में सभी के साथ मिलकर पार्टी की। केक मंगाया, मिठाइयाँ मंगाई, पर उसमें मिलाई नशीली दवाएं यानी बेहोशी की दवाएं। अपने 4 साथियों को छोड़कर शोभराज ने पूरी तिहाड़ जेल में वो केक और मिठाइयाँ बांटी। कहा जाता है कि जब शोभराज जेल तोड़कर भागा था तब वहां पर जो गेट पर संतरी खड़ा होता है वो तक जमीन पर पड़ा था। शोभराज इतना कॉन्फिडेंट था कि उसे कोई नहीं पकड़ेगा। जब उसने तिहाड़ से बाहर कदम रखा तो सबसे पहले उसने तिहाड़ के साथ अपनी एक फोटो ली। जी हाँ, इस तरीके से शोभराज तिहाड़ जेल तोड़कर भाग गया। अब इसमें तरकीब क्या थी? तरकीब ये थी कि यदि शोभराज जेल तोड़कर भागता है तो उसे एक बार फिर से पकड़ लिया जाएगा। जी हाँ, और इसके लिए उसे अलग से सजा दी जाएगी, यानी कि अब उसे बैंकॉक नहीं जाना पड़ेगा। और अपनी इसी तरकीब को कामयाब करने के लिए वो जेल से भागा तो, पर कहीं छुपा नहीं। अब क्योंकि शोभराज का मकसद भागना था ही नहीं, छुपना था ही नहीं, इसलिए वो तिहाड़ जेल छोड़कर बड़े ही आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, खुले आम जिंदगी जी रहा था। और इस हादसे के 1 महीने बाद ही यानी फिर 1986 में ही पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया और तिहाड़ जेल तोड़ने के जुर्म में उसे फिर से 10 साल की सजा दी गई, यानी कि 1986 से 1996 तक की सजा शोभराज को दी गई। अब क्योंकि 1996 तक शोभराज भारत की तिहाड़ जेल में रहने वाला था और उसका जुर्म बैंकॉक की जेल में 4 साल में खत्म हो जाता, यानी अब जब वो बैंकॉक जाएगा तो भी उसे उसके जुर्म की सजा नहीं दी जाएगी। और ऐसे शोभराज का ये मकसद पूरा हो गया था। फ्रांस का निवासी है, उसके ऊपर अब और कोई केस नहीं है। बैंकॉक का जो केस था खत्म हो चुका। नेपाल का केस, उसने अपनी सजा काट ली। दिल्ली तिहाड़ जेल में वो अपनी सजा ऑलरेडी काट चुका था, यानी शोभराज अब हर गुनाह से मुक्त था। इसलिए अब शोभराज को यहाँ से निकलने के बाद सीधे फ्रांस जाना था। फ्रांस कैसे जाए? अब सरकार के कानून के अनुसार भारत से फ्रांस शोभराज को डिपोर्ट किया जाना था और फाइनली शोभराज को डिपोर्ट कर दिया गया। शोभराज अब फ्रांस पहुंच चुका है। वहां जाकर वो क्या करेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि कहा जाता है कि शोभराज कभी शांत नहीं बैठता, उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो ये थी चार्ल्स शोभराज यानी बिकनी किलर की पूरी कहानी। अब इस कहानी से जुड़ी 2-3 और खास बातें मैं आपको बताती हूँ। चार्ल्स शोभराज भले ही एक मुजरिम रहा हो, पर अपनी जिंदगी इसने काफी लोकप्रियता के बीच में बिताई है, क्योंकि इसे क्राइम के जगत का प्रोफेसर कहा जाता था, इसलिए इस पर पिक्चरें बनी हैं। जी हाँ, एक ऐसा मुजरिम जिस पे काफी पिक्चरें बनाई गई हैं। सिर्फ पिक्चरें ही नहीं, इस पर जीवनी भी लिखी गई हैं। काफी सारी बुक्स हैं जो चार्ल्स शोभराज पर लिखी गई हैं। उसकी जीवनी द लाइफ एंड क्राइम ऑफ चार्ल्स शोभराज, जिसमें उसने खुद कबूल किया है कि उसने अपनी जिंदगी में 10 खून किए। हालांकि कहा जाता है कि चार्ल्स शोभराज ने अपने जुर्मी करियर में हालांकि कहा जाता है कि चार्ल्स शोभराज ने अपने जुर्म की दुनिया में करीब 40 से 50 खून किए हैं, पर अपनी बायोग्राफी में उसने खुद कबूल किया है कि उसने 10 खून किए। उसने ये भी कबूला है कि सिर्फ अपने बात करने के तरीके से वो लोगों को फंसाता था। उस जीवनी के दौरान उसने तिहाड़ जेल से भागने का किस्सा भी कबूला है। तो ऐसी थी शोभराज की लोकप्रिय भरी जुर्म की दुनिया। आगे देखते हैं शोभराज का क्या होता है। शोभराज ने बड़े ही सुकून से, बड़े ही आराम से 1996 तक तिहाड़ जेल में अपनी सजा पूरी की और फिर मुक्त हो गया। वो तिहाड़ जेल से बाहर गया और अपनी फितरत के अनुसार वो फिर घूमने लगा। इसके बाद 1 सितंबर 2003 को कसिनो में शोभराज अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जहां एक जर्नलिस्ट की नजर शोभराज पर पड़ी और देखते ही देखते ये हेडलाइन बन गई। अगले दिन सुबह अखबार की हेडलाइन थी, एक कुख्यात अपराधी खुलेआम कसिनो में घूम रहा है, पुलिस की नाकामयाबी। ये देखते ही पुलिस सख्ते में आ गई और अगले ही दिन यानी 2 सितंबर 2003 को इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब 2003 से लेकर 2004 तक इसे गिरफ्तार किया गया और इस पर मुकदमा चला नेपाल में 2 लोगों को मारने का। जी हाँ, जैसा मैंने आपको बताया था
कि हर समय देश बदलता और हर देश में जाकर के वही अपराध करता। इसने नेपाल में भी कुछ लोगों को मारा था, जिसमें से 2 लोगों को मारने के खिलाफ सबूत पुलिस को मिल चुके थे। अब क्योंकि शोभराज के खिलाफ सबूत भी थे और फाइनली 2004 में शोभराज का गुनाह नेपाल सरकार के सामने आया। नेपाल की अदालत में उसका गुनाह सामने आ गया। अब नेपाल सरकार ने भी उसे सजा दी, जिसके बाद से शोभराज नेपाल की तिहाड़ जेल में अपने दिन काट रहा था और अंततः 2022 में यानी 78 साल की उम्र में उसने मर्सी पटिशन डाली थी। मर्सी पटिशन इस बात की, उसका कहना था कि उसके दांत में अक्सर दिक्कत रहती है और हाल फिलहाल में ही उसके दिल का ऑपरेशन भी हुआ है, क्योंकि उसकी जेल की हिस्ट्री भी काफ़ी क्लीन रही है। यानी जेल के दौरान उसने ज़्यादा किसी से मारपीट नहीं की, उसका व्यवहार हमेशा ही अच्छा रहा है, उसका आचरण अच्छा रहा। ये सब देखते हुए उसने एक मर्सी पटिशन डाली, जिसे 2022 दिसंबर में स्वीकार कर लिया गया और उसे उसकी सज़ा पूरी होने के 1 साल पहले ही छोड़ दिया गया। अब क्योंकि वो फ्रांस का निवासी है, उसके ऊपर अब और कोई केस नहीं है। बैंकॉक का जो केस था ख़त्म हो चुका, नेपाल का केस उसने अपनी सज़ा काट ली। दिल्ली तिहाड़ जेल में वो अपनी सज़ा ऑलरेडी काट चुका था, यानी शोभराज अब हर गुनाह से मुक्त था। तो ये थी चार्ल्स शोभराज की जुर्म की लोकप्रिय दुनिया। फिर मिलेंगे जुर्म की नई ऐसी कहानियों के साथ हर मंगलवार न्यूज़ आउटलुक की खास पेशकश क्राइम आउटलुक में समिष्ठा सिंह के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।